नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आलू की बुवाई चल रही है और आलू की बुवाई में क्या क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी श्रृंखला में आज और दूसरे जो भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सल्फर की। दोस्तों, तो माइकोराजा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में बता दिया है, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना और बहुत सारे जो किस तरह से प्रयोग करना है वो भी मैंने बता दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सल्फर के बारे में, कितने प्रकार की सल्फर होती है, कौन सा प्रकार कब प्रयोग में लेना चाहिए और सल्फर किस तरह से फसल में उसकी कार्यविधि क्या है, कैसे काम करता है। इससे आप निर्धारित कर पाएंगे कि कब और कौन सी सल्फर का हम प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, आप स्वयं समझ पाएंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात अगर हम सल्फर पे करें, माइकोराजा के बारे में भी थोड़ा सा मैं लास्ट में बताऊंगा, जो क्वेश्चन है आपके जो आपने पूछे उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सल्फर की बात करें तो सल्फर मार्केट में आपको दानेदार फॉर्म में मिलेगी, पाउडर फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी और एक आती है क्रिस्टलाइन सल्फर जो कि चट्टानों से आती है, उसको बोलते हैं बेंटोनाइट सल्फर। अब कौन सी सल्फर कब प्रयोग करनी है, आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारे यहाँ एक भेड़ चाल की तरह लोग काम करते हैं कि भाई ये मेरे यहाँ से तो बेंटोनाइट बिक रही है तो मैं बेंटोनाइट दूंगा, मेरे यहाँ से WDG बिक रही है तो WG बिक रही है, WG ग्रैनुअल बिक रही है तो ग्रैनुअल। और पहले कौन सी कंपनी या किस प्रकार की सल्फर आती थी, वो क्या कार्य करती थी, और आज उसके कंपटीशन में जब दूसरे नया प्रोडक्ट आता है तो बताया जाएगा कि वो उसमें ये नुकसान है, उसमें ये नुकसान है, उसमें ये नुकसान है। लेकिन और फिर इससे ये फायदे हैं, आप किसान भाइयों बहुत सारी चीजें लगाते हो एक साथ, अब उसमें 4-5 चीजें लगाई तो कोई ना कोई तो फायदा करेगी, तो आपको कैसे पता कि इसका आपको क्या इफेक्ट पड़ा था। जिस तरह से मैंने मुझसे भी कहते हैं दुकानदार कि हमारा ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, जबरदस्त रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? आपको वास्तविक तौर पर फसल में जो होना चाहिए, मुख्य रूप से मुख्य गौड़ जो तत्व है, मुख्य तत्व हैं वो हैं आपके नाइट्रोजन नंबर 1, फास्फोरस नंबर 2 और नंबर 3 पोटास। जो आपके गौड़ तत्व हैं या जिनकी आवश्यकता थोड़े कम मात्रा में चाहिए होती है वो है आपका कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। जो आपके सूक्ष्म आंतरिक तत्व हैं वो हैं आपके आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और भी बहुत सारे हैं, कोबाल्ट, बोरॉन वगैरह बहुत सारे हैं। इनके बारे में भी हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, किसको किस में मिक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका भी हमने पहले वीडियो बना के दे रखा है आपको। और अब आप क्या करते हैं कि मिलाया और दे दिया बेसल डोज में, उसका आपको मैं दोस्तों बता दूं बहुत सारी चीज़ों का आपके उल्टा असर भी हो जाता है। बहुत असर ही नहीं करती, बहुत भूमि में वैसे ही पड़ी रहती हैं, कुछ असर करती हैं थोड़े दिनों के लिए, फिर आपकी फसल में वो उसका जो है कोई फायदा नहीं होता है। बात अगर सल्फर की करें दोस्तों, तो सल्फर 80% 90% की फॉर्म में बहुत सारी आती हैं। तो इस समय कौन सी सल्फर को प्रयोग में लाना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इस तरह से समझना होगा। बेसल डोज में मुख्य रूप से आप देते हो DAP, जिसमें फास्फोरस की पूर्ति होती है। DAP में 18% नाइट्रोजन भी होता है दोस्तों, पोटास बिल्कुल नहीं होता। तो DAP हमारे देने का मकसद होता है फसल को फास्फोरस मिलना। अब मैंने आपको पहले फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, P2O5 की फॉर्म में फास्फोरस होता है उसमें। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि फॉस्फेट और सल्फेट दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करके अक्रियाशील बना देंगे, यानी कि ना आपके फॉस्फेट काम में आने वाला है ना सल्फेट काम में आना है। फिर सल्फर को कैसे मिला सकते हैं आप? तो कैसे मिलाएंगे आप? यहाँ पर आपको प्रयोग में लानी है बेंटोनाइट सल्फर। दोस्तों, बेसल डोज में अगर आपको प्रयोग में लानी है 90% 80% के नाम से आप लाएंगे तो सब में 90% 80% आ रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ जो आपकी बेंटोनाइट है वो आपकी चट्टानी सल्फर है और क्रिस्टल फॉर्म में है। उसमें आप जब DAP के साथ भी अगर मिला देते हैं उसको तो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि वो धीरे धीरे घुलती है, जिस तरह से DAP भी धीरे धीरे घुलेगा। एक मैंने पहले भी वीडियो दिया हुआ है भट्टी खाद का, या आप क्रियाशील अगर DAP बना देते हैं तो उस समय, और बहुत से लोग उस क्रियाशील DAP बनाने के लिए उसमें बेंटोनाइट सल्फर भी मिला रहे हैं और भी बहुत सारे तत्व मिला रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो रिजल्ट हैं वो आपके जीरो भी हो सकते हैं। अब क्यों नहीं हो रहे, किसी ने मिलाया तो वहाँ नहीं हुए, तो हो सकता है उसकी उस फसल को उस तत्व की आवश्यकता ही ना हो दोस्तों।
तो यहाँ पर आप जो बेंटोनाइट सल्फर यूज कर रहे हैं वो 90% की फॉर्म में आती है और डीएपी के साथ मिला करके आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। अब पोटास लोग डीएपी के साथ मिला देते हैं, तो पोटास जो आपकी चट्टानी पोटास है जिस तरह जो को आप प्रयोग उसको प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में आप पोटास प्रयोग करेंगे तो वो रिएक्शन कर जाती है और ज़्यादा देर मिला करके नहीं रखना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, अगर नमी उसको मिल गई तो भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसा अगर मौसम है कि नमी हो सकती है तब भी हम इन सब खादों को मिला करके प्रयोग में नहीं ला सकते। अब बात करते हैं दोस्तों बेंटोनाइट सल्फर कितनी प्रयोग करें। तो बेंटोनाइट सल्फर एक तो सस्ती आती है, इफ्को की भी आती है, इफ्को की आप प्रयोग कर सकते हैं, और भी कंपनी आप जो चाहें जो आपको सस्ती लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो 10 केजी प्रति एकड़ में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको मिक्स भी कर सकते हैं आप अपने डीएपी और जो है जो अन्य आप उत्पाद देना उसके साथ में। दूसरा, बेसल डोज में देने के बाद ये धीरे धीरे 4 महीने का इसका कार्यकाल है, 4 महीने में धीरे धीरे आपके उसको पूरे तरह से पौधे को ये मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कार्य क्या है, सल्फर का कार्य। उसके बाद दूसरी और फॉर्म की भी बात करेंगे। सल्फर का जो कार्य होता है, जिस तरह से आपके प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख पोषक तत्व हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, उनको पौधे तक ले जाने के लिए संवहन का एक कड़ी बनाने का भी कार्य सल्फर करती है। इसके अलावा सबसे बढ़िया कार्य है ये फंगीसाइड भी है दोस्तों, फंगीसाइड का भी कार्य करती है, फंगस को मारने का काम करती है। आपके वाइट ग्रेप वगैरह या लाल सुंडी उसको भी सल्फर काफ़ी मात्रा में कंट्रोल करती है। ये जो है ये कीड़े हैं और फंगस को तो मारती है ही। इसके अलावा जो मुख्य प्रमुख कार्य है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से सल्फर के जो है देने से आती है। तो सल्फर एक तरह से कहें कि चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, काफ़ी अन्य तत्व इससे भी सूक्ष्म मात्रा तत्वों से तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन प्रमुख पोटेशियम और आपके जो है फास्फोरस से कम चाहिए दोस्तों। अब हम बात करें कि किस समय क्या प्रयोग में क्या कैसे जो है इसका जो प्रयोग होता है या किस तरह से कार्य करती है, उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसल डोज में। तो आजकल जो हम मिट्टी के पीएच की बात करें, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का जो पीएच है वो 7.5 से और 8.5 तक के पीएच में हम आलू की फसल कर रहे हैं दोस्तों। आजकल अगर आलू की बात करें तो पीएच को नियंत्रित करने का कार्य करती है सल्फर, क्योंकि सल्फर का जो कैरेक्टर है वो अम्लीय होता है, तो पीएच को कम करती है। दूसरा बात बताऊं मैं दोस्तों, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग पीएच पे अलग अलग तरीके से वो कार्य करते हैं। तो सल्फर उसमें कैरियर का कार्य करेगी, यानी उसके लिए जितने पीएच की आवश्यकता है उस तरह से उसके पीएच को नियंत्रित करने का कार्य आपकी सल्फर करती है दोस्तों। सल्फर अब किस समय क्या करेगी, तो मिट्टी की बात करें। अभी मिट्टी में ये सबसे बढ़िया जो काम है, सबसे पहला काम तो वो आप जब बेसल डोज में दे रहे हो तो पीएच नियंत्रण का काम कर रही है। जैसे आपके कंडीशनर होता है, कंडीशनर मतलब जिस कंडीशन में उस फेवरेबल कंडीशंस को पैदा करने का काम जो है आपकी सल्फर करेगी। उसमें सबसे बड़ा कार्य है पीएच नियंत्रक का और फंगीसाइड का दोस्तों। इसके बाद जो आपकी पत्तियां बनती है, अब इसके बाद दूसरी टाइप की बात करते हैं। दूसरी टाइप आती है पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और ग्रेनुल फॉर्म में, WDG की फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में आती है। WP यानी वेटेबल पाउडर, WP बहुत पहले से आती है, सबसे पहले वही आती थी और वो भी 80% में आती है, 90% में भी आती है। अब इसको कब देना है दोस्तों, इसको बेसल डोज में नहीं देना है। इसको आप जब पहला पानी देने जाते हैं सिंचाई के समय, उस समय अगर आपने यहाँ मात्रा पूरी दी है, 10 केजी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लोग और ज़्यादा भी देते हैं, मैंने 10 केजी बताया। अब आप जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें आप नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी पौधे को उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो नाइट्रोजन के साथ सल्फर मिला करके दी जा सकती है। और वहीं तो इसकी भी मात्रा आप दे सकते हैं 10 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, सबसे सस्ती तो यही पड़ती है पाउडर फॉर्म वाली दोस्तों।
तो इसको भी आप उस समय, और भी आप अगर पहले दी है तो आप यहाँ 5 kg का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले नहीं दिया, मौसम भी देखा जाएगा दोस्तों। मौसम टेम्परेचर को भी अनुकूलन, टेम्परेचर का अनुकूलन भी प्रदान करती है पौधे को, यानी कि पौधे को टेम्परेचर के कुप्रभाव से बचाने का कार्य भी सल्फर करती है। तो जब आपका पहली सिंचाई जब पौधों में, इसमें आलू की फसल में लगेगी, उस समय धीरे धीरे सर्दी बढ़ने को होगी, तो ये आगे के लिए काफ़ी जो है अगले 1 महीने 1.5 महीने आपका पौधे को प्रोटेक्ट करेगी। अब पत्तियां जब बनने लगेंगी दोस्तों, तो यहाँ पर उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा डेवलप होगी। तो मैग्नीशियम और जिंक के साथ सल्फर क्लोरोफिल निर्माण करेगी, और क्लोरोफिल जितना बढ़िया आपका पूरी तरह से पत्तियों में होगा, उतना वो भोजन बनाएंगी, और भोजन बनाएंगी तो पौधा उस समय डेवलपमेंट अपना अच्छा करेगा। नाइट्रोजन की भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी, और पौधा यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा। इस समय आप, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दूसरी स्टेज में आप पाउडर फॉर्म वाली सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दानेदार भी कर सकते हैं, आप दानेदार सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर और दानेदार दोनों भी सल्फर की मात्रा लगभग बराबर है, 10 से 12 kg, और यहाँ पर आप उसको प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर पौधे को आधार देने का काम करेगी, पौधे के अंदर जो समान ऊतक बनते हैं उनको बनाने का काम करेगी, उनके निर्माण में सहायक होगी। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देने का कार्य करेगी सल्फर। तो अब यहाँ पर ये इसका कार्य हो गया दोस्तों। अब तीसरे प्रकार की सल्फर की बात करते हैं। तीसरा प्रकार जो है सल्फर का, वो होता है लिक्विड फॉर्म में दोस्तों। ये सबसे महंगा आता है, और ये केवल 20% सल्फर आती है। हालांकि अब इसका प्रयोग जो है ओनली स्प्रे में किया जा सकता है, और वो वहीं पर बेहतर है। अब जब ये लिक्विड सल्फर आई, तो इसके बारे में कहा कि वो ग्रेनुअल बेकार है, कि पाउडर फॉर्म अच्छी नहीं होती, तो लिक्विड फॉर्म निकल, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अलग अलग टाइप का निकालना, और आपको दुकानदार नए नए तरीके बता करके बेचने का कार्य करेगा। अगर आपने बेंटेडाइट पूरी मात्रा में पहले ही दे रखी है, तो वो धीरे धीरे अपना काम लगातार कर ही रही है। लेकिन अब आपको लगता है कि कोहरा पड़ने वाला है, या पाला पड़ने की कंडीशन आ गई है, या स्थिति, तो यहाँ पर आप लिक्विड सल्फर का काम करेंगे। इमीडिएट इफेक्ट के लिए आप लिक्विड सल्फर का प्रयोग करेंगे। इसमें मात्र 20% सल्फर होती है, और इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 330 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में आप मिला सकते हैं। 500 ml 1 एकड़ में पर्याप्त होती है। तो इसका आप स्प्रे कर दीजिए, तो ये पाला पड़ने से बचाएगी। कोहरा बहुत ज़्यादा होगा तो उस समय, और ऊपर जो लगने वाले फंगस के रोग हैं ऊपर पत्तियों पर, उससे भी आपको बचाने का कार्य करेगी। आप समझ गए होंगे, बहुत सारे कार्य हैं सल्फर के। तो यहाँ पर आप इस लिक्विड सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई संभावना नहीं है, मौसम भी अनुकूल है, और आपको सल्फर देना है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो पाउडर फॉर्म वाली सल्फर है, वो आप 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ पानी में घोल करके, या कह सकते 1 ग्राम प्रति केजी घोल करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट के लिए, तुरंत इफेक्ट के लिए आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिक्विड को उस तरह से उसकी संरचना बनाई जाती है, वो तुरंत आयनित होकर के फसल को प्राप्त होती है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि सल्फर कितना महत्वपूर्ण है, और सल्फर कब किस समय कौन सी देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस थे आपके माइकोराजा के ऊपर, कि माइकोराजा को कब देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, और क्या हम रासायनिक खादों के साथ माइकोराजा को दे सकते हैं, जिस तरह से कि दुकानदार आपको दे रहे हैं। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो में दोस्तों बताया हुआ है कि माइकोराजा जड़ों के साथ काम करता है। स्प्रे में अब कह रहे हैं, कुछ अभी के किसान भाई का कमेंट आया था कि लिक्विड में भी आता है माइकोराजा, तो स्प्रे के लिए आता होगा, जाहिर सी बात है स्प्रे के लिए आता होगा। तो दोस्तों, माइकोराजा जब जड़ों के लिए काम करता है, तो वो जड़ों में ही प्रयोग में किया जाएगा। तो स्प्रे में उसका ऊपर पत्तियों में तो कोई काम है ही नहीं, तो स्प्रे करने का तो कोई फायदा होना नहीं है। फिर भी कंपनियां देती हैं, तो मैं आपको बता दूं, उसके साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला करके देती हैं, कुछ इस तरह के एक्टिवेटर मिला के देती हैं, जिससे पौधे को इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देता है। वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूं कि जब आप खाद के साथ, डीएपी के साथ या अन्य किसी खादों के साथ, मिक्सचर के साथ मिलाकर दे रहे हैं, तो कौन सा माइक्रोराजा देंगे दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी आईपी फिक्स होती है 1200 आईपी प्रति ग्राम। अब 1200 आईपी प्रति ग्राम के हिसाब से ये 100 ग्राम के पैकेट में जो आता है, उसके साथ कैरियर नहीं आता। कैरियर का मतलब है ऐसी डोज जो जिसमें माइक्रोराजा मिला के रखा जाता है, जो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आप कह सकते हैं उसका भोजन। जब उसका भोजन नहीं है और डायरेक्ट माइक्रोराजा आप देते हो, वो वाला अगर फर्टिलाइजर के साथ मिला करके, तो वो नुकसान, वो बढ़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। चूंकि वो 4-5 किलो की थैली जो आती है, उसमें कैरियर होता है, यानी माइक्रोराजा तो बहुत कम होता है, उसकी डोज होती है, उसको आप मिला के देते हैं,
तो वो आप दे सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ जीवित रहता है। जब फास्फोरस की जरूरत होती है तो वो सक्रिय हो जाता है जड़ों के साथ में, सहजीवन, और पौधे को पोषक तत्वों को प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा देना है, लिक्विड वाला नहीं देना है, केवल वही जो पैकेट में आता है उसके साथ कैरियर होता है वो आप फर्टिलाइजर के साथ मिला के दे सकते हैं, लेकिन कीटनाशकों के साथ मिला करके नहीं दे सकते, फंगीसाइड्स के साथ मिला करके नहीं दे सकते। तो यही आज सल्फर की बात थी, और माइकोराजा के बारे में जो आपके क्वेश्चन थे उसका मैंने आपको जवाब दिया है। और जो भी आपके क्वेरी हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्याप्त जवाब देने का काम करूंगा। दोस्तों आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही आपकी जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। निश्चित रूप से सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।